नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आज हमारे साथ हैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका जी। नरूका जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरूका जी, मैंने अभी इसलिए आपसे संपर्क और एक इंटरव्यू की आपके पास आना पड़ा कि अभी मैंने एक पोस्ट देखा आपका कि आप कुछ युवाओं को, करीब 500 युवाओं को आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में वो जगह जगह जाकर व्याख्यान कर सकें, मीडिया में जाकर डिबेट कर सकें और तमाम युवाओं को जागरूक कर सकें आगे। तो ये क्या सोचा है आपने, किस तरह का है ये पूरा? देखिए, इंफॉर्मेशन इज ए पावर, नॉलेज इज ए पावर। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान ही आज की सबसे बड़ी शक्ति है, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल ताकत। बिल्कुल। आज लोग शस्त्रों से नहीं लड़ते हैं, तो बॉर्डर की लड़ाई अलग बात है, लेकिन इस समय देश के अंदर जो संघर्ष है वो वैचारिक संघर्ष है और वैचारिक ही होना चाहिए। अपने अपने विचार को अभिव्यक्त करने की बात, और उस विचार को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति के पास में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ साथ उस व्यक्ति के पास जितनी जानकारी है उसको अभिव्यक्त करने की तरीका होना चाहिए। प्रभावी ढंग से आप अपनी बात को कहेंगे तो ही लोग समझ पाएंगे। होता क्या है कि कोई भी बात जब व्यक्ति बोलता है या लिखता है तो दो लाइन के बीच में एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह में वक्ता के या लेखक के विचार होते हैं। वक्ता या लेखक जितना योग्य है और जितना उसके विषय पर पकड़ है वो उतने ही अच्छी तरीके से सामने वाले श्रोता के या दर्शक के मस्तिष्क में और दिल के अंदर, दिमाग के अंदर अपने आप को, अपनी बात को बिठा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स एन आर्ट, ये एक कला है। और जो कुशल वक्ता के ये गुण हैं कि जो सुन रहे हैं उनको अपने साथ साथ अपनी हिसाब से सोचने पर मजबूर कर दे, अपनी बात में उनको ले आए। ये एक कुशल वक्ता के लक्षण है। देखिए, आदमी वकील क्यों करता है कोर्ट में? इसीलिए करता है क्योंकि जानता तो व्यक्ति खुद है, वादी खुद ज्यादा जानता है वकील से। बिल्कुल, वही तो बताता है वकील को। लेकिन वकील क्या है, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उस बात को सही ढंग से जस्टिस के सामने, जज के सामने पेश करना चाहिए। हमारी जनता हमारी जज है। हमारा जज कौन है? जनता है, न्यायाधीश जनता है। जनता को जब तक आप सटीक तरीके से अपनी बात को प्रभावी ढंग से बताएंगे नहीं तब तक आपके सत्य का उद्घाटन नहीं हो सकता। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बिना बोले बेर नहीं दिखते। मंडी में दो व्यक्ति साथ साथ बैठे थे। एक व्यक्ति अपनी बात को, अपने प्रचार प्रसार कर रहा था, अपने बेरों की गुण बता रहा था, और एक व्यक्ति शांति से बैठा था। ये सही है कि शांति से बैठे वाले के भी हो सकते हैं उससे अच्छे बेर हों, लेकिन वो जो बेर हैं वो उनकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहा है, उनको लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। भारतीय इतिहास के जो क्षत्रियों का इतिहास है उसके साथ भी यही हुआ है। हम बोले नहीं। जब विदेशी षड्यंत्रकारियों ने हमारे विरुद्ध इतिहास लिखा, पहले कहा आर्य विदेशी है, फिर कहा क्षत्रिय विदेशी हैं, राजपूत विदेशी हैं, फिर पूरे इतिहास को बेवजह अलग अलग खंडों में बांटा गया। पहले कह दिया कि ये वैदिक युग है, फिर कहा ये महाकाव्य युग है, फिर कहा कि ये प्राचीन भारत है, फिर कहा कि ये राजपूत काल है, फिर कहा कि ये मध्य काल है, फिर कहा कि ये स्वतंत्रता आंदोलन है, मुगल काल है, सल्तनत काल है, अंग्रेज काल है, ब्रिटिश काल है और स्वतंत्रता के बाद का काल। ये क्या है? ये कौन सा तरीका है बांटने का? सृष्टि के आरंभ से 1947 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र रूप से क्षत्रिय काल है। इसको आप कभी राजपूत काल कहते हो, कभी इसको प्राचीन काल कहते हो, कभी मौर्य काल कहते हो, कभी रामायण काल कहते हो, कभी महाभारत काल कहते हो, कभी आप वैदिक काल कहते हो। वो पूरा ही क्षत्रिय काल है। अब इससे भ्रम पैदा हो जाता है लोगों में। अब राजपूत काल ऐसा लगता है कि राजपूत अलग है और क्षत्रिय अलग है, जबकि क्षत्रियों में से ही जब सम्राट हर्षवर्धन ने राजपुत्र की उपाधि धारण की, या राजपुत्र तो वो थे ही, तो राजपुत्र प्रचलन में आ गया तो और लोगों ने भी राजपुत्र लिखना शुरू कर दिया। और ये अरबों के आते आते इनसे राजपुत्र मुड़ता नहीं था, तो ये राजपूत बोलते थे, तो वो राजपूत काल कहलाने लगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चूंकि दिल्ली के सम्राट थे, तो 1192 में उनके वीरगति को प्राप्त होते ही ये काल को, खंड को बदल देते हैं और फिर
सल्तनत काल शुरू हो जाता है, उसके बाद मुगल काल शुरू हो जाता है, और उसके बाद में अब इसमें जो हमारे लोगों को जानकारी तो सब है, लेकिन अपनी बात को ना तो जब ब्रिटिश भारत के लोग ब्रिटिश भारत के लोग लेखक क्यों लिख रहे थे, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम विदेशी नहीं आए हैं, भारत में सदा से ही विदेशी आए हैं, आर्य भी विदेशी, राजपूत भी ये तो उन्होंने बड़े षड्यंत्र के तहत तैयार किया, ये भी विदेशी थे, मुगल भी विदेशी थे, तो हम भी विदेशी आ गए तो क्या हो गया, मतलब भारत की जनता ये सोचे कि को नृप हो हमें कहा नहीं। इस उत्सित के तरह इन्होंने ये इतिहास करना शुरू कर दिया, उसको लोगों ने इतिहास भी समझ लिया। लेकिन हमारा इतिहास बातों में, ख्यातों में, किस्सों में, कहानियों में, अभिलेखों में, मंदिरों में, भजनों में, लोक गायनों में पूरी तरह से आज भी है, और वो बिल्कुल दमदमाता हुआ है, चमकता हुआ है। वो सब हमारे डिंगल पिंगल साहित्य में है, हमारे कवियों के द्वारा है, वो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र तक भी सुरक्षित है। उसको लेखन, शोधन और सत्य शोध करने की आज जरूरत है। सबने अपने अपने विचारधारा के हिसाब से शोध किया। वामपंथियों ने वामपंथी ढर्रे से सोच किया कि भाई सब कुछ विदेश से ही चालू हुआ है, और उसके बाद दक्षिणपंथियों ने इस टक्कर में किया कि भाई कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाए, जाति विहीन समाज की स्थापना हो जाए। इसके अलावा एक और है जो जिनको बहुजनवादी, वामसेपवादी कहते हैं, उन्होंने ये शोभित करने का प्रयास किया कि सारी दुनिया हमसे निकली है, जो क्षत्रिय राजपुत्र हैं वो भी बोले जो है यहाँ के आदिवासियों से निकले हैं, और ये केवल ब्राह्मण विदेशी। पहले वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को, द्विज को विदेशी कहते थे, अब आजकल वो कहते हैं कि केवल ब्राह्मण विदेशी है, ताकि वो थोड़ा उनका गण बन सके, संख्या बन सके, लोगों को और जोड़ सके। पर हमारे जो युवा हैं इस सब में, उनके लिए जरूरी है कि वो सत्य को जाने, सीखें, समझें, और फिर उसको उद्घाटन करने की क्षमता उनके अंदर हो। इसलिए पूरे देश से हमने क्षत्रिय युवाओं को आमंत्रित किया है, जिनको इतिहास के प्रति रुचि हो। जरूरी नहीं कि वो इतिहासकार हो या इतिहास का विद्यार्थी हो, इतिहास के प्रति रुचि हो, रुचि होना बहुत, इतिहास के प्रति निष्ठा हो, और उस चीज को सीखने के बाद उसको सत्य को उद्घाटन करने की क्षमता हो। वो व्याख्यान दे सकें जनता के बीच, पब्लिक के बीच, पब्लिक डिबेट्स में जा सके, टीवी डिबेट्स में जा सके। आज की तारीख में एक अच्छी चीज ये हो गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जैसे सभी यूट्यूब चैनल रखते हैं, और वो उनकी पहुंच इलेक्ट्रॉनिक चैनलों से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी यूट्यूब पर ही देखे जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही देखे जाते हैं। आप डायरेक्ट फोन पे ही देखते हैं। तो अब इससे अच्छा ये हो गया है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और उनकी बात को यदि जितना कोई प्रभावी है, जनता को आकर्षित करेगा, जनता पे बात समझ बैठेगी, तो उसकी बात होगी। तो मैंने ये महसूस किया था कि हमारे यहाँ अच्छे प्रवक्ताओं की कमी थी, खासतौर से क्षत्रिय युवाओं में है, लेकिन कम है। मैं जितना जानता हूं या जितना मैं समझता हूं, मेरे द्वारा और इतिहास के अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा, और कुछ तपस्वी मनस्वियों के द्वारा इन बच्चों को मैं ट्रेंड कराऊंगा। मेरे पास करीब 900 लोगों का संपर्क आया कि साहब हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। मैंने उसकी छटनी की, पता किया कि ये कौन है। विवरण तय होने के बाद फर्स्ट लॉट में 250 लोगों को प्रयास है कि कल पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए, शनिवार को। उसके बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग हम दिल्ली एनसीआर में 250 में से कितने स्वेच्छा से एग्री होंगे उनको कराएंगे हम, क्योंकि ये 250 आदमी ऑनलाइन तो शायद कर ले, लेकिन आने रहने 2 दिन की वो ट्रेनिंग होगी, उसके लिए कितने तैयार होंगे। तो पहले लॉट में हम 100 लोगों को भी करा सकते हैं, 200 को भी करा सकते हैं, और उनको या तो दिल्ली एनसीआर में, या मतलब प्रयास तो दिल्ली एनसीआर ही रहेगा ताकि सबका सेंट्रलाइज ये रहे, उनको वहां ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देंगे, पहला हिस्सा ट्रेनिंग का होगा। बाद के में उनको दूसरी जगह ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण पे भी ले जाएंगे, उनको हम ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी ले जाएंगे, तीर्थ स्थानों पर भी उनके महत्व को समझाने के लिए भी, और उस वातावरण को समझने के लिए, ऐतिहासिक किले, युद्ध भूमियों में भी हम उनको ले जाकर ट्रेन करेंगे। तो ये जो ट्रेंड है, ये हमारे महारथी होंगे जो हमारी विचारधारा को पुष्ट करेंगे, और पूरे देश के अंदर देखिए, जैसे भगवान बुद्ध के टाइम पर बौद्ध संगतियां बनी, संघ बने, इसी प्रकार से ये एक तरीके से अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके इन बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा। ये इंपैनल्ड हो जाएंगे कि ये कह रहे हैं, इसका मतलब
कहीं न कहीं बात में दम है। इनके पास ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान को प्रकट करने की भी इनमें क्षमता कला हो। की जाए, तो ये इसके लिए इनको ट्रेन करना है। आपको ये कैसे आया ये तमाम चीजें देख के समाज में कि अधूरा ज्ञान है, या फिर जो हमारा वास्तव में गौरवशाली इतिहास है वो विखंडित कर दिया गया है? किस वजह से आपके अंदर ये सारी भावना? पद्मावत फिल्म के टाइम हाँ। पर बिल्कुल सटीक पक्ष होने के बावजूद भी मैंने ये महसूस किया था, क्योंकि उन दिनों मैं भारत सरकार की सेवा में था। एक दो हालांकि उसमें मैंने भाग भी लिया, लेकिन हाँ, प्रोग्राम किए, मुझे भी याद है। बंदिश थे, इसलिए मैं नहीं कर सकता मैंने था। भी बुलाया कुछ चैनल्स में। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे समाज के अंदर प्रवक्ताओं की कमी है। वो बात को कहते कहते उत्तेजित हो जाते हैं, हाँ, बात को कहते कहते लड़ पड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं, खुद का भी सामने वाले का भी। उसमें सत्य छिप जाता है। सत्य होते हुए भी आम जनता ये सोचती है अरे यार ये तो ऐसे ही है। तो ये बच्चे अपनी बात को दृढ़ता से कहेंगे, शालीनता से कहेंगे, तथ्यों के साथ, और तथ्यों के साथ प्रमाणिक तौर पर कहेंगे, ताकि वो बात उन तक पहुंची जाए। जो आप ये कह रहे हैं कि उनको हर जगह जाकर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, चाहे वो साधु संतों के आश्रम हो जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, चाहे हमारी युद्ध भूमि हो, तो उनके पास वो तथ्य आएंगे जो हमारा इतिहास जब लिखा अंग्रेजों ने, तो उस वक्त दिल्ली में बैठ के कुछ लोगों ने, वो भी उन लोगों ने लिखा इतिहास जो खुद भारत के लोगों से घृणा करते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी तथ्य नहीं देखे। तो हमने भी बहुत सारे इतिहास पे प्रोग्राम किए हैं, और बिना तथ्यों के, वो जानकारी के, उन्होंने जैसा उनके मन में आया अपनी सोच के हिसाब से कि हमें किस तरह का इतिहास पेश करना है, वो उन्होंने पेश किया। उसी इतिहास की वजह से हमारी जो तमाम गौरवशाली परंपराएं थी, हमारे जो गौरवशाली इतिहास था, वो एक तरह से नष्ट होता जा रहा है, और ये मुहिम उसको आगे बढ़ाने के लिए है। जी। तो आपने अभी देश के कोने कोने से इकट्ठे किए, या कुछ एक जोन से कुछ लोगों को बुलाया है? इस तरह से आपने देखिए लोगों को चुना है? तो सभी राज्यों के, हाँ, कुछ एक जोन से ज्यादा नाम आए हैं। हाँ, और मैं उनको, उन बच्चों का उत्साह ये भंग नहीं कर सकता कि आपके यहाँ से तो पहले ही ज्यादा आ गए, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सीमाएं नहीं रखी है कि एक राज्य से इतने होंगे या एक क्षेत्र से इतने होंगे, होनी भी नहीं चाहिए। ये प्रवक्ता जो तैयार हो रहे हैं, ये आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि यदि मद्रास में कोई डिबेट हो रही है तो मद्रास ही जाना पड़ेगा, या मद्रास का ही व्यक्ति। हाँ, आज के जमाने में ये पॉसिबल ही नहीं। वो यहां से भी जा सकता है, बिल्कुल यहीं से कर सकता है वो। यदि उसकी पकड़ है, वो जानता है कि साउथ इंडियंस को मैं समझा पाऊंगा, तो यहां से भी जा सकता है। बिल्कुल। ये तो एक जस्ट कैडर तैयार होगा, और इस कैडर के ये जो बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो अपने आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनको मैं आत्मनिर्भर भी बनवाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात है। गंदी गंदी यूट्यूब चैनल्स पैसा कमा लेती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छी उसके लिए भी कमाएगा। देश की इस समय जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ है, और इसके अंदर ज्यादा भी नहीं, कम से कम 70-75 करोड़ भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के शब्द को जानना चाहते हैं। नहीं, जानना तो पूरी जनसंख्या और है, इतने 75 करोड़ लोगों के कम से भी कम, यदि आप 5-6 आदमी भी एक परिवार में माने, 2 बच्चे वो और दादा दादी, तो भी लगभग 10 से 12 करोड़ परिवार हैं। यदि मेरे इन 500 बच्चों को 1 करोड़ व्यूअर्स मिल जाते हैं, तो ये इनकी रोजी रोटी का भी साधन बन जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चे निश्चित रूप से कहीं भी दिखाई देंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये वहां से ट्रेंड है। ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये लड़ाने के लिए नहीं है कि ये लड़ेंगे नहीं, कि जैसे अभी कई कास्ट क्लेम कर रहे हैं कि हम भी, हमारा था, वो महापुरुष हमारा था। नहीं, उनसे लड़ना नहीं, उनको तथ्य देना है, उनको अपने सत्य से प्रभावित करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य के सामने असत्य ज्यादा देर नहीं चलती है, और कोई ढीठता पर उतर आए उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन सत्यता के दर्शन होते ही असत्यता अपने आप। जैसे आप देखिए, खूब गहरा अंधेरा है, अरे एक दीपक तो जला के देखो आप, उस अंधेरे में क्षमता ही नहीं है जो दीपक को बुझा दे, और दीपक अंधेरे को भगा देगा। उस जगह पे अंधेरा नहीं रहेगा, अंधेरा छटेगा यदि आप दीपक जलाओगे तो। गहरी अंधेरी रात में भी सूर्य की पहली किरण के साथ ही उजाला हो जाता है। तो ये जब सत्य को उद्घाटन करेंगे हमारे ये जो प्रवक्ता तैयार हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये एक तरीके से सामाजिक विद्वेष भी खत्म करेगा।
ये जो आप जो तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या जो सरकार द्वारा बनाई हुई जो पुस्तकें, मतलब जो मान्यता प्राप्त है, ये उनको चैलेंज होगा ये एक तरह से बहुत बड़ा, जो मैंने महसूस किया मैं है। आपको बताऊं, सरकार भी क्या है, बहुत बदतमीजी और बदमाशी पे उतरी है। कल परसों कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और वो लिख रहा है, और वो लेखक की पुस्तक को यदि सम्मिलित करने लगे या उसके तथ्यों को सम्मिलित करे तो वो नहीं चलेगा। 100 साल पहले तक की पुस्तकों पे शोध हो और उनका पीछे की पुस्तकों से मिलान हो। जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी का कोई भी वो अंग मान्य नहीं है जो संविधान को काटता है। ये हमारे धर्म शास्त्रों के अनुरूप वो चीजें यदि मैच नहीं करती हैं तो वो हिस्ट्री में अपने आप ही एक विदेशी द्वारा लिखी गई बकवास साबित होगी। अभी जैसे एक उदाहरण है, कर्नल टॉड ने लिखा कि सूर्य पूजा करते हैं क्षत्रिय, अश्व पूजा करते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, और यही चीज शक करते हैं, सीथियंस करते हैं, तो बोले ये विदेशी हैं राजपूत। अरे इससे ये भी तो हो सकता है वो यहां से गए हो पिट-पिटा के। इससे ये भी तो साबित होता है कि हो सकता है शक-फक यहां से पिट के गए हो। नहीं, ये हमारे यहाँ तो सकारी है, हमारे यहाँ तो राजा को सकारी कहा जाता है, मतलब शकरारी, शकों का शत्रु। कई राजाओं के नाम है हमारे यहाँ जिनको सकारी कहा जाता है, तो इसका मतलब वो यहां से पिट के गए। आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर भगवान सिंह जी हैं, हाँ, जो बड़े मैं उनको मानता हूं कि वो उस वक्त के विद्वान हैं जब ये रोमिला थापर से लेके और इन्होंने जो इतिहास का एक तरह से पूरा सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल। उनकी पुस्तकों को मैं अभी उनसे कुछ दिन पहले मिलकर आया हूं, और उनके साथ, हालांकि अभी उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कल मेरी बात हुई थी जी, तो वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते। हालांकि उन्होंने फिर भी मुझसे कहा है कि आपको जो जरूरत हो जिस तरह की, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि नहीं भाई, सृष्टि जो रची वो यहीं से गई। जैसे अंग्रेज कहते हैं कि वहां से आए यहाँ, नहीं, वो यहां से गई। आप देखिए, अंग्रेज कहते हैं वहां से आई, और उनका हिस्ट्री कितनी सी है, 3, 4, 5 हजार साल, 5 हजार साल से ऊपर की सोचते भी नहीं है वो। हमारे यहाँ 5 हजार साल पहले तो महाभारत हो चुका था, बिल्कुल, और करोड़ों वर्ष पहले रामायण काल है। सृष्टि का यदि बीच की अपन बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो काशी नगरी है ये उसका बीच है, और इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा जिसको अमेरिका कहते हैं वो पाताल लोक, जिसको नाग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको पाताल लोक कहा जाता है, जिसका जिक्र रामायण में अहिरावण वहां का राजा था, और भीमदेव जो हमारे पांडव हैं वो वहां गए थे अपनी ननिहाल वगैरह में। संसार जुड़ा हुआ तो था, लेकिन बीच का हिस्सा ये है, और ये धरती का ये ऊपर का हिस्सा जो है इसको माना जाता है ज्ञान का क्षेत्र। इसलिए भारत का एक नाम ज्ञान में रत भी है। हालांकि महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत है, लेकिन भारत का एक नाम ज्ञान में रत भी है, और इसलिए ज्ञान तो यही है। इसके नीचे जो है वो चीजों को विपरीत समझने की परंपरा है, इसलिए हर चीज को वो उल्टा समझते हैं। हम बंदर से पैदा हुए हैं, हम एक कोसी जीव बहुकोसी, बंदर, मछली, जलचर ऐसे चल के आए हैं, ये उनकी सोच है। संभव तो वो पैदा हुए भी होंगे ऐसे ही, लगते भी हैं कुछ कुछ ऐसे, लेकिन हमारे यहां ये है कि हमारे पिता से पुत्र और पुत्र से पौत्र घट रहे हैं संस्कारों में, सभ्यताओं में, संस्कृति में। इसीलिए हमारे यहां श्रेष्ठ का पूजन है। पूजन तो हमेशा ही श्रेष्ठ का होगा। तो पिता के पैर पूजता है पुत्र, पुत्र के पैर पिता नहीं पूजता, कभी नहीं। यदि पुत्र ज्यादा अच्छा हो रहा हो तो पुत्र का पूजा नहीं कर देगा, नहीं। यानी हम ऊपर से नीचे तक घटते 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 खूब क्षत्रिय इसकी बचाव करें, तब भी आखिर एक दिन प्रलय पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है, और हमने देखा भी है। जितना हमारे दादाजी को ज्ञान था उतना पिताजी को नहीं था, और जितना पिताजी को है उतना हमको नहीं है। बिल्कुल, और जितना हमको है संभवतः अगली पीढ़ी को नहीं रहेगा। तो ज्ञान की बात हो रही है, जानकारी और सूचना की गठरी माथे पर रखे घूमना, ये कोई सेंस नहीं है। तो ये जो है वो तो सृष्टि का आरंभ तो यहीं से। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये हमारे समाज में, और जिस तरह की हमारी संस्कृति को विकृत करने की कोशिश की गई है, उसके लिए ये मुहिम बहुत ही एक ऐसी शुरुआत होगी जो हमारी गौरवशाली संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। वो जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, आपको हम भी दिखाएंगे, उन सभी लोगों को हम भी बताएंगे अपने यहाँ से कि उन लोगों के इंटरव्यू करेंगे हर चीज को लेकर, जो भी
जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी जुड़े हुए हैं सवाल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोमिला थापर जैसे लोगों ने लिख दी एक रात में बैठ के हिस्ट्री बनाई है और तमाम चीजें उनके बताए हुए रास्ते पे आज भी हम चल रहे हैं, और जो उन्होंने लिख दिया उसी को सत्य मान लिया, क्योंकि सरकारें ऐसी रही। तो बहुत बदलाव हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको बदलाव दिखेंगे और इन बदलावों को सामने लाएंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए, आगे बहुत सारी चीजें ऐसे बदलाव होने वाले हैं। नरूका साहब आज हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।